हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे टिहरी गढ़वाल के परमार शासक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कीर्ति शाह के बारे में। कीर्ति शाह के बाद राजा बनते हैं नरेंद्र शाह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नरेंद्र शाह के बारे में। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और नरेंद्र शाह के शासनकाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं हम लोग नरेंद्र शाह। तो अगर हम लोग बात करते हैं नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड की, 1913 से लेकर 1946 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि नरेंद्र शाह परमार वंश का किस क्रम के राजा हुए हैं, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 59वें नंबर के ये राजा हुए हैं। 59वें राजा आज हम लोग पढ़ रहे हैं नरेंद्र शाह। इसके बाद सिर्फ एक राजा बचते हैं, मानवेंद्र शाह। टिहरी गढ़वाल के जब हम लोग पढ़ लेंगे पूरे राजा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो परमारों की जो शासन प्रणाली है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा परमारों का जो शासन काल है वो पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, एक बात आपको यहाँ से ये ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि नरेंद्र शाह परमार वंश के किस क्रम के राजा हुए हैं, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 59वें नंबर के यह राजा हुए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि नरेंद्र शाह टिहरी गढ़वाल के किस क्रम के राजा हुए हैं, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 5वें नंबर के यह राजा हुए थे जिन्होंने कि टिहरी गढ़वाल पर शासन किया था। पहले थे सुदर्शन शाह, दूसरे थे भवानी शाह, तीसरे थे प्रताप शाह, चौथे थे कीर्ति शाह, और 5वें कौन है, वो है नरेंद्र शाह। 55वें राजा सुदर्शन शाह से लेकर 60वें राजा मानवेंद्र शाह तक परमारों की राजधानी कहाँ रहती है, ये रहते टिहरी गढ़वाल में। इसलिए हम लोग बोलते हैं टिहरी गढ़वाल के परमार शासक। चलिए ठीक हो गया। नरेंद्र शाह का जन्म 3 अगस्त 1898 को हुआ था, इंपॉर्टेंट है, और यह हुआ था प्रतापनगर में। चलिए ठीक हो गया। देखिए, जिस समय ये गद्दी पर बैठते हैं 1913 ईस्वी में, इस समय इनकी उम्र छोटी होती है, 13-14 साल के इस समय होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, इनको 1913 में इनको गद्दी पर तो बैठा दिया जाता है, लेकिन जो शासन प्रशासन इनको नहीं सौंपा जाता। मतलब इनको राजा घोषित कर दिया कि आप राजा बन गए हैं। 1913 में इनको राजा घोषित कर दिया, लेकिन अब 13-14 साल की उम्र में कोई बालक है तो शासन तो संभाल नहीं सकता है। तो देखिए क्या होता है, इनकी संरक्षिता बनती है राजमाता नेपोलिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजमाता नेपोलिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक हो गया। तो नरेंद्र शाह का जब राज्याभिषेक हुआ उस समय वे अल्पायु के थे। ऐसी स्थिति में राजमाता नेपोलिया ने एक संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में राज्यभार संभाला। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नेपोलिया। छोटी आयु में थे, इस कारण से राजमाता नेपोलिया ने क्या किया, एक संरक्षण समिति की स्थापना की और उसकी खुद अध्यक्ष बनी और खुद ही राज्यभार संभाल लिया। मतलब जब तक वे बड़े ना हो जाएं तब तक के लिए इन्होंने क्या किया, राज्यभार संभाल लिया। हालांकि जब ये 1919 में इनको जो मतलब वास्तविक जो शक्तियां एक राजा को दे दी जाती हैं, 1919 में इनको प्रदान की गई थी, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। फिर देखिए, राजमाता नेपोलिया के अस्वस्थ होने पर क्रमशः सेमियर और मेयर भी अध्यक्ष रहे थे। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेमियर और मेयर भी अध्यक्ष रहे हैं। जो ये संरक्षण समिति बनाई गई थी, किसके लिए ये बनाई गई थी, नरेंद्र शाह के शासनकाल को चलाने के लिए, क्योंकि अल्पायु में थे। तो जिस समय राजमाता नेपोलिया कुछ अस्वस्थ रही थी तो उस दौरान सेमियर और मेयर भी इसके अध्यक्ष रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, नरेंद्र शाह का जो शासनकाल है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, इसमें भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं 1920 में, अगर एक बहुत 1919 का जलियांवाला कांड देख लीजिए आप। उसके बाद 1920 में एक आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो काफ़ी सारे भारतीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहे हैं, जो कि इस समय जो राजा हैं टिहरी गढ़वाल के, वो है नरेंद्र शाह। तो दोस्तों, आपको टाइम पीरियड याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। जिस समय असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय टिहरी गढ़वाल के परमार शासक कौन थे, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह। तो मैं हमेशा जब से टिहरी गढ़वाल के परमार शासक आपको पढ़ा रहा हूँ तब से मैं आपको टाइम पीरियड के बारे में हमेशा से ही बता रहा हूँ, आपको टाइम पीरियड याद रखना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, जो ये संरक्षण समिति बनाई गई थी किसके लिए, नरेंद्र शाह के शासनकाल को चलाने के लिए, किसने बनाई थी, नेपोलिया। तो इसमें देखिए, इस संरक्षण समिति ने प्रथम विश्व युद्ध में अन्य देशी राज्यों की भांति ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। क्योंकि देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय जो महात्मा गांधी ने यही कहा था कि जो ब्रिटिश है उनकी मैं सहायता करनी है, भारतीय देशी राज्यों को। तो उसी क्रम में जो यहाँ के टिहरी गढ़वाल के जो शासक थे उन्होंने भी क्या किया था, अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में इनकी सहायता की थी कि नहीं की थी, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, हाँ की थी। चलिए ठीक है। फिर देखिए, एक आता है डोरी पैमाइश से। डोरी पैमाइश क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए,
1916 में नरेंद्र शाह के समय राज्य में भूमि व्यवस्था आरंभ की गई थी। देखिए 1916 की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था 1919 ईस्वी में क्या होता है, नरेंद्र शाह वास्तविक रूप से टिहरी की गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन 1913 ईस्वी में इनको राजा तो बना दिया गया है ना, 1913 में इनको राजा बना दिया गया है। अब राज्य में जो भी घोषणाएं होंगी, जो भी कार्य होंगे, वो राजा के ही नाम से होंगे, क्योंकि जो संरक्षिका है वो तो सिर्फ संरक्षिका उनके शासन प्रशासन की देखभाल कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं। लेकिन नाम किसका है, नाम तो नरेंद्र शाह का ही है ना इस समय। तो देखिए 1916 में नरेंद्र शाह के समय राज्य में भूमि व्यवस्था आरंभ की गई, जिसे डोरी पैमाइश कहा गया है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डोरी पैमाइश की जो डोरी पैमाइश भू व्यवस्था थी वह किस परमार शासक के समय आरंभ की गई थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह। और अगर पूछा जाए कि यह कब आरंभ की गई थी, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। चलिए ठीक हो गया। नरेंद्र शाह के समय टिहरी गढ़वाल राज्य तथा हूण देश के मध्य सीमा विवाद समाप्त किया गया तथा हिमाचल बुसहर से भी सीमा विवाद सुलझाया गया। देखिए हूण देश हो या फिर हिमाचल हो, क्योंकि हिमाचल से भी जो गढ़वाल के जो परमार शासक थे टिहरी के थे। देखिए टिहरी के जो शासकों में तो इतने युद्ध नहीं होते हैं, लेकिन जो परमार शासक हुए थे जिन्होंने श्रीनगर में शासन किया था, उस समय क्या हुआ था, काफ़ी सारे युद्ध हुए थे बुसहर से और हिमाचल से, हूण देश से। तो इस समय देखिए इनके बीच में संबंध अभी तक अच्छे नहीं बन पाए थे। लेकिन नरेंद्र शाह के समय में क्या होता है, हूण देश हो गया, हिमाचल हो गया और बुसहर से सीमा विवाद सुलझा लिया गया था। तो दोस्तों बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि किस परमार शासक के समय में हूण देश, हिमाचल और बुसहर से सीमा विवाद समाप्त कर दिया गया या फिर सीमा विवाद को सुलझा दिया गया। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह के समय में इन सीमा विवादों को मतलब सुलझा लिया गया था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए नरेंद्र शाह के समय राज्य की सीमा दक्षिण में मुनि की रेती तथा टिहरी राज्य एवं देहरादून के मध्य चंद्रभागा नदी तक सीमा निर्धारित की गई थी। मतलब कि इनके समय में जो इस सीमा को जो थोड़ा सा विस्तार इनको मिला था, इस समय पर देखिए दक्षिण में मुनि की रेती और टिहरी राज्य एवं देहरादून के मध्य चंद्रभागा नदी बहती है, वहां तक इनकी सीमा को निर्धारित कर दिया गया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए क्या होता है, राज्य में न्याय संहिता न होने से निर्णयों में यहाँ पर एक रूपता नहीं थी। मतलब कि जो भी कोई मतलब किसी भी विवाद में कोई भी अगर न्याय लिया जाता था किसी भी पक्ष का, तो उसमें क्या होता था, जो एक मतलब एक सजा दी जाती थी या फिर कोई भी उसके साथ न्याय किया जाता था, उसमें एक रूपता नहीं थी। मतलब किसी व्यक्ति को अगर बराबर किसी ने दोष किया हुआ है, अगर किसी व्यक्ति को कम सजा हो जाती थी, किसी व्यक्ति को ज़्यादा सजा हो जाया करती थी। तो इसके लिए देखिए नरेंद्र शाह ने क्या किया, एक नरेंद्र हिंदू लॉ जो कि हरि कृष्ण रतुड़ी द्वारा रचित किया गया है, नरेंद्र हिंदू लॉ, जिसके बारे में हम लोग कीर्ति शाह के समय पढ़ चुके हैं। जब मैं आपको कीर्ति शाह के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि कीर्ति शाह ने हरिकृष्ण रतुड़ी को गढ़वाल का इतिहास और नरेंद्र हिंदू लॉ लिखने को प्रोत्साहित किया था। लेकिन हरिकृष्ण रतुड़ी ने इसको लिखा नहीं था। उस टाइम पे कुछ उससे विवाद हो गया था, इस कारण से उस समय लिखा नहीं था। तो नरेंद्र हिंदू लॉ जो कि 1918 में प्रकाशित किया गया हरिकृष्ण रतुड़ी के द्वारा, यह न्याय से संबंधित था। तो आपको याद रखना है, इसको नरेंद्र न्याय संहिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है, नरेंद्र हिंदू लॉ किसने लिखा है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरिकृष्ण रतुड़ी ने लिखा हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं नरेंद्र हिंदू लॉ कब प्रकाशित किया गया, 1918 में यह प्रकाशित किया गया। नरेंद्र हिंदू लॉ किसके समय में प्रकाशित किया गया? आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह के समय में प्रकाशित किया गया। अगर हम लोग बात करें नरेंद्र हिंदू लॉ के अंदर हमको क्या जानकारी मिलती है, मतलब किस आधार पर यह विषय लिखा गया है, तो गढ़वाली समाज में प्रचलित परंपराओं को राज्य के न्यायालयों में न्याय करने के लिए प्रयोग किया गया। मतलब जो भी उसमें गढ़वाल के जो समाज होगा, उस समाज में जो परंपराएं चल रही होंगी, उन्हीं परंपराओं को लिया गया और उन्हीं परंपराओं को देखते हुए न्याय के रूप में उनको प्रयोग किया गया था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए 4 अक्टूबर 1919 ईस्वी को नरेंद्र शाह वास्तविक रूप से सिंहासन पर बैठे तथा इसी दिन संरक्षण समिति का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। 1913 में ये राजा बनते हैं, लेकिन इनके हाथ में उसमें कुछ नहीं होता है। जो वहाँ की महारानी नेपोलिया, जो राजमाता नेपोलिया होती हैं, वही शासन प्रशासन चलाती हैं, क्योंकि इनकी आयु छोटी होती है। लेकिन जैसे ही ये बड़े होते हैं, शासन प्रशासन को संभालने के लायक हो जाते हैं, तब इनको राज्य सत्ता सौंप दी जाती है और 4 अक्टूबर 1919 को वास्तविक रूप से सिंहासन पर इनको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कैसे? देखिए नरेंद्र शाह गद्दी पर कब बैठे, नरेंद्र शाह मतलब राज्य सिंहासन पर कब बैठे, 1913 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि नरेंद्र शाह वास्तविक रूप से सिंहासन पर कब बैठे, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 अक्टूबर 1919 को यह वास्तविक रूप से गद्दी पर बैठते। उस दिन विजयदशमी का यह दिन था। क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं दोस्तों। 4 अक्टूबर 1919 ईस्वी को नरेंद्र शाह किस दिन
अपने सिंहासन पर, मतलब उन्होंने अपना सिंहासन ग्रहण किया था, तब आपका उधर क्या हो जाएगा, विजयदशमी के दिन। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए नरेंद्र शाह की प्राथमिक शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से हुई थी। देखिए कीर्ति शाह जब हम लोग पढ़ रहे थे तब मैं भी वहाँ आपने देखा होगा कि उनकी शिक्षा भी मेयो कॉलेज अजमेर से ही हुई थी। लेकिन नरेंद्र शाह की भी प्राथमिक शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से ही हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों की नरेंद्र शाह ने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी, आपका उधर क्या हो जाएगा, मेयो कॉलेज अजमेर से। तो जब यह विद्या अध्ययन काल थे, मतलब जब विद्या प्राप्त कर रहे थे, उसी में क्या होता है 1916 में नरेंद्र शाह का विवाह क्यूंठल राजकुमारियों कमलेंदुमती तथा इंदुमती के साथ हो जाता है। तो दोस्तों इनकी पत्नियों के नाम आपको याद कर लेंगे, एक कमलेंदुमती और इंदुमती, इनकी दो पत्नियां थी। चलिए ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए नरेंद्र शाह ने टिहरी राज्य में 1919 में पंचायतों की भी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, टिहरी में किस परमार शासक ने पंचायतों की स्थापना की थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह ने। कब की थी, 1919 ईस्वी में। फिर देखिए 1920 में इन्होंने कृषि बैंक की स्थापना की थी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना किसने की थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह ने की थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह ने कब की थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1920 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि उन्होंने कृषि बैंक की स्थापना क्यों की थी, देखिए साहूकार जो थे ना, वो बहुत ही मोटे ब्याज पर ऋण दिया करते थे। इसी साहूकारों के भारी भरकम ब्याज से मुक्ति पाने के लिए ही क्या किया था, कृषकों के लिए खासकर यह खोला गया था। 1920 में कृषकों के लिए ही यह खासकर खोला गया था। तो कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह ने टिहरी में 1920 ईस्वी में की थी। फिर देखिए 1921 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने रानियों के साथ देवलगढ़ की यात्रा की थी तथा कुलदेवी राजराजेश्वरी प्रसाद का जीर्णोद्वार भी कराया था। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि कुलदेवी राजराजेश्वरी देवी प्रसाद का जीर्णोद्वार किस परमार शासक ने कराया था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह ने 1921 ईस्वी में। यह क्वेश्चन ऐसे बनेगा, नरेंद्र शाह ने कुलदेवी राजराजेश्वरी देवी प्रसाद का जीर्णोद्वार कब कराया था, कहाँ पर, देवलगढ़। देवलगढ़ कहाँ है, पौड़ी में। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। और देखिए इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, 1921 ईस्वी में ही नरेंद्र शाह के समय टिहरी में जनगणना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी के किस परमार शासक के समय में टिहरी में जनगणना की गई थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1921 में नरेंद्र शाह के समय में की गई थी। देखो डेट याद रखनी है आपको, 1921 में की गई थी, नरेंद्र शाह के समय में टिहरी में जनगणना की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना। राज्य प्रतिनिधि सभा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। अगर हम लोग बात करते हैं कि राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना टिहरी में किस परमार शासक ने की थी, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह ने यह की थी। राज्य शासन में प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इस राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। मतलब कि जैसे राज्य का शासन चल रहा है तो उसमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों का भी सहयोग प्राप्त हो जाए, उनके विचार विमर्श कुछ प्राप्त हो जाए, इसी के लिए इस राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करते हैं कि राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना तो हो गई थी 1923 में, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता था, तो राजा स्वयं ही इसका अध्यक्ष होता था, मतलब कि नरेंद्र शाह, और इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था कुंवर विचित्र शाह को। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किस परमार शासक ने की थी, नरेंद्र शाह ने की थी 1923 ईस्वी में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं नरेंद्र शाह से संबंधित, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुई हैं। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए उसी प्रकार नरेंद्र शाह ने राजधानी टिहरी में 1923 ईस्वी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस परमार शासक ने टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह ने की थी। कब की थी, 1923 ईस्वी में। उसके बाद देखिए नरेंद्र शाह के समय समस्त भूमि का राजस्व प्रबंध पूर्ण किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भूमि बंदोबस्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नरेंद्र शाह के समय समस्त भूमि का राजस्व प्रबंध पूर्ण कब किया गया था। राजस्व प्रबंध पूर्ण कब किया गया था, 1924 ईस्वी में किया गया था। डेट आपको याद रखनी है। और देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि जो 1924 में समस्त भूमि का राजस्व प्रबंध पूर्ण किया गया,
यह राज्य का अभी तक टिहरी में जितने भी भूमि बंदोबस्त हुए हैं, यह टिहरी राज्य का प्रथम विधिवत भू प्रबंध था। मतलब अभी तक टिहरी में हम लोग देख चुके हैं जहाँ 3-4 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी भूमि बंदोबस्त विधिवत तरीके से नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन बनता है, टिहरी के किस परमार शासक ने प्रथम विधिवत भूमि प्रबंध पूर्ण करवाया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र शाह के समय में ही जो प्रथम विधिवत तरीके से भू प्रबंध किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट भी है, क्योंकि अभी तक किसी परमार शासक ने विधिवत तरीके से भू प्रबंध नहीं कराया हुआ है। तो क्वेश्चन बनता है कि किस परमार शासक ने प्रथम विधिवत भू प्रबंध करवाया था टिहरी में? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र शाह ने। कब करवाया था? 1924 ईस्वी में। चलिए एक बार हम लोग ये देख लेते हैं, टिहरी रियासत में कितने भूमि बंदोबस्त होते हैं, कब होते हैं, किस किस परमार शासक ने किए थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने सारे के सारे जैसे कि टिहरी में 6 परमार शासक राज करते हैं, तो मैंने जितने भी परमार शासकों ने भूमि बंदोबस्त किया था वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए सबसे पहले करेंगे हमारे सुदर्शन साहब, जिनके बारे में बता चुका हूँ। 1823 ईस्वी में टिहरी का यह प्रथम भूमि बंदोबस्त था। फिर भवानी शाह ने किया था 1860 ईस्वी में, प्रताप शाह ने किया था 1873 में, कीर्ति शाह ने 1903 में, नरेंद्र शाह ने 1924 में। टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त भी यही होगा। ध्यान रखेंगे, टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त किस परमार शासक ने किया था? मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र शाह ने किया था। अगर क्वेश्चन बनता है कब किया था? 1924 ईस्वी में किया था। और यही जो अंतिम भूमि बंदोबस्त है विधिवत तरीके से किया गया प्रथम भूमि बंदोबस्त था टिहरी में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर ये बने, टिहरी रियासत में कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं? तो देखिए 5 भूमि बंदोबस्त हो रहे हैं। मानवेंद्र शाह ने कोई भी भूमि बंदोबस्त नहीं किया था। सुदर्शन साहब, भवानी साहब, प्रताप, कीर्ति और नरेंद्र शाह ने यहाँ पर भूमि बंदोबस्त किए हुए हैं, लेकिन मानवेंद्र शाह ने कोई भी भूमि बंदोबस्त नहीं किया है। तो चलिए ठीक है, यहाँ से आप सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए नरेंद्र नगर की स्थापना, यहाँ से ही बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। नरेंद्र नगर की स्थापना अगर हम लोग कहें किसने की थी, तो अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र शाह ने की थी। 1921 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने इसकी स्थापना की थी। अगर हम लोग बात करते हैं नरेंद्र नगर में जो राजभवन बनाया गया वो उसका निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? 1924 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। देखिए नरेंद्र नगर की स्थापना हुई है 1921 में, लेकिन वहाँ राजभवन का निर्माण कार्य जो पूरा हुआ है वो हुआ है 1924 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, छोड़ना नहीं है आपको। फिर देखिए 1925 में नरेंद्र शाह ने राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर में स्थानांतरित की थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि टिहरी के किस परमार शासक ने राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर में स्थानांतरित की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र शाह ने। या नरेंद्र शाह ने टिहरी से राजधानी नरेंद्र नगर में कब स्थानांतरित की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1925 ईस्वी में। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण, डेट नहीं छोड़नी है आपको। 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना होती है, 1925 में राजभवन का निर्माण कार्य पूरा होता है, और 1924 में यहाँ पूर्ण हुआ, और 1925 में क्या हुआ था? नरेंद्र शाह ने राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर में स्थानांतरित की थी। चलिए ठीक है। और जो ये नरेंद्र नगर था, इन्होंने अपनी इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी की तरीके से इन्होंने प्रयोग किया था। और दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि नरेंद्र नगर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? नरेंद्र नगर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र शाह ने ही नरेंद्र नगर को वर्तमान स्वरूप दिया था। चलिए ठीक हो गया। अब देखिए जो यहाँ राजभवन जो स्थापित किया गया है ना जी, ये वाला राजभवन जो स्थापित किया गया है यहाँ पर, इस राजभवन को वर्तमान में आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर में जो राजभवन स्थापित किया गया था, वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है? उसको आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक हो गया। और अगर हम लोग बात करते हैं कि नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था, तो नरेंद्र नगर का पुराना नाम ओडाथली था। ये क्वेश्चन दोस्तों पुराने नाम से क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? ओडाथली। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए नरेंद्र शाह ने जो वहाँ अपनी शिक्षा पर भी काफ़ी ध्यान दिया था अपने राज्य में, तो नरेंद्र शाह के समय में क्या हुआ था? मिडिल पाठशालाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी। मतलब इन्होंने भी काफ़ी सारी वहाँ पाठशालाओं का निर्माण कराया था। फिर देखिए उच्च शिक्षा की सुविधा हेतु 1920 में छात्रवृत्ति निधि स्थापित की गई थी। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों कि नरेंद्र शाह ने टिहरी में छात्रवृत्ति निधि की स्थापना कब की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में इन्होंने छात्रवृत्ति निधि की स्थापना की थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद देखिए नरेंद्र शाह के समय 1940 में प्रताप हाई स्कूल प्रताप इंटर कॉलेज बन गया। देखिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्रताप शाह, वहाँ मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। चलिए एक बार मैं आपको ये चीज़ फिर से समझा देता हूँ। देखिए प्रताप शाह ने क्या किया था, टिहरी में एक स्कूल की स्थापना की थी। स्कूल का नाम क्या था, एंग्लो वर्नाकुलर। उस समय यह 8वीं क्लास तक ही हुआ करता था, लेकिन कीर्ति शाह ने क्या किया, इसे 10वीं तक कर दिया था। कीर्ति शाह ने इसे 10वीं तक कर दिया और कीर्ति शाह ने इसका नाम प्रताप हाई स्कूल रख दिया था। उसके बाद देखिए नरेंद्र शाह ने क्या किया था, 1940 ईस्वी में इसको और ऊपर तक बढ़ा दिया, इसको सेकेंडरी लेवल तक कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया, प्रताप हाई स्कूल से प्रताप इंटर कॉलेज इसको रख दिया। तो दोस्तों एंग्लो वर्नाक्युलर नाम से यह स्कूल शुरू हुआ था। कीर्ति शाह ने इसका नाम रख दिया प्रताप हाई स्कूल और नरेंद्र शाह ने इसका नाम क्या रख दिया, प्रताप इंटर कॉलेज। क्वेश्चन बनता है प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1940 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ क्या कह सकते हैं कि इसका नाम रखा गया था। फिर देखिए नरेंद्र शाह के समय में ही राजमाता गुलेरिया ने भी टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजमाता गुलेरिया ने टिहरी में कन्या पाठ, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा कि टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किस परमार शासक के समय में हुई थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह के समय में हुई थी और राजमाता गुलेरिया ने इसकी स्थापना करवाई थी। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया दोस्तों। नरेंद्र शाह ने बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय को 1933 ईस्वी में महाराजा कीर्ति शाह यानी कि अपने पिता की स्मृति में 1 लाख रुपए दान में दिए थे और 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दान में दिया था। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि किस परमार शासक ने बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय को 1933 ईस्वी में 1 लाख रुपए दान में दिए थे। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये दिए थे नरेंद्र शाह ने। और किसकी स्मृति में दिए थे, अपने पिता कीर्ति शाह की स्मृति में दिए थे और साथ ही साथ में 6,000 रुपये वार्षिक सहायता भी इन्होंने दान किया था। मतलब 6,000 रुपये वार्षिक रूप से यह वहाँ पर भेजा करते थे। जो यह इन्होंने पूंजी भेजी थी ना वहाँ पर, जो इतनी सारी पूंजी इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में इन्होंने भेजी थी, इस पूंजी के आधार पर ही बनारस में सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। अगर हम लोग बात करते हैं तो औद्योगिक रसायन सर कीर्ति साहा पीठ, कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। औद्योगिक रसायन सर कीर्ति साहा पीठ, कुछ इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बनता है सर कीर्ति साहा चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तब आपका उधर क्या आ जाएगा, बनारस में यह स्थापित की गई थी। अगर हम लोग बात करते हैं सर कीर्ति साहा चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना कब हुई थी, 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए नरेंद्र शाह के समय में ही 1934 में टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1934 में। किसके शासनकाल में की गई थी, नरेंद्र शाह के शासनकाल में की गई थी। तो चलिए आप यहाँ से सबको समझ गए होंगे, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए उसके बाद नरेंद्र शाह ने वन विभाग की उन्नति एवं कल्याण के लिए विशेष कदम उन्होंने उठाए थे तथा गणराज्य के कई युवकों को प्रशिक्षण हेतु फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल देहरादून में भेजा था। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि किस परमार शासक ने वन विभाग की उन्नति एवं कल्याण के लिए विशेष कदम उठाए तथा गणराज्य के कई युवकों को प्रशिक्षण हेतु फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल देहरादून में भेजा था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये भेजा था नरेंद्र शाह ने। फिर नरेंद्र शाह ने राज्य के खर्चे पर कई युवकों को वानिकी के अध्ययन के लिए जर्मनी तथा फ्रांस भेजा था। दोस्तों बहुत ही यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि किस परमार शासक ने अपने राज्य के ही खर्चे पर वनों की शिक्षा लेने, वानिकी की शिक्षा लेने के लिए कुछ छात्रों को जर्मनी तथा फ्रांस में भेजा था। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह ने। देखिए यहाँ से काफ़ी सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ से मतलब कुछ कहानी की तरह पढ़ने वाला है नहीं, बस कुछ ज़्यादा विशेष भी हम कह सकते हैं, कहानी की तरह हम लोग इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, तो टॉपिक वाइज ही हम इनको पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक हो गया। तो जितना भी आपको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सबका सब इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। और नरेंद्र शाह ने अपने समय ब्रिटिश सरकार को वन ठेके मतलब लीज पर उन्होंने देने शुरू किए थे। चलिए ये थी वहाँ की वनों की बातें। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए अपने राज्य में आधुनिकता का विकास करने के उद्देश्य से नरेंद्र शाह ने स्वयं पश्चिमी देशों का भ्रमण किया था तथा वहाँ की परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया था। देखिए जो नरेंद्र शाह थे ये घूमने के बहुत शौकीन थे। पहली बात तो ये जानिए, ये अक्सर विदेश यात्राओं में हमेशा ही विदेश यात्रा बहुत ज़्यादा ये विदेश यात्राएं किया करते थे। अब इन्होंने क्या किया, विदेश यात्राओं में जाने का इनका उद्देश्य क्या था, अपने राज्य में मतलब जैसे कि वहाँ विदेशों में घूम के आ रहे हैं, वहाँ उन चीज़ों को देख रहे हैं, उसी प्रकार से अपने राज्य में सुधार किया करते थे और उसी प्रकार से अपने राज्य में क्या किया करते थे, उन चीज़ों को भी अप्लाई किया करते थे जहाँ अगर ये घूमने जाएंगे यूरोपीय देशों में ये ज़्यादा घूमा करते थे। चलिए ठीक हो गया।
फिर देखिए अगर हम लोग इनकी उपाधियों की बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार से इनको काफ़ी उपाधियाँ भी प्राप्त हुई है जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नरेंद्र शाह की उपाधियों की हम लोग बात कर रहे हैं। नरेंद्र शाह की सर तथा केसीएसआई की उपाधि। देखिए जब हम कीर्ति साहब पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पढ़ा था कि कीर्ति साहब को भी सर व केसीएसआई की उपाधि प्रदान की गई है। लेकिन परमार वंश का एक शासक और आ गया है नरेंद्र शाह, जिसको कि सर और केसीएसआई की उपाधियां प्रदान की गई हैं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई हैं। तो दो शासक, परमार शासकों में दो शासक ऐसे हैं जिनको सर और केसीएसआई की उपाधि प्रदान की गई है। दोनों ही शासक आपको याद रखने हैं, पहले कीर्ति शाह हैं, दूसरे नरेंद्र शाह हैं। फिर देखिए नरेंद्र शाह की एलएलडी की उपाधि। देखिए बनारस विश्वविद्यालय द्वारा इनको प्रदान की गई थी एलएलडी की उपाधि। 1937 ईस्वी में इनको यह प्रदान की गई थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस परमार शासक को एलएलडी की उपाधि बनारस विश्वविद्यालय द्वारा 1937 ईस्वी में प्रदान की गई थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र शाह को यह प्रदान की गई थी। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए ब्रिटिश सरकार ने नरेंद्र शाह को गढ़वाली फौजों का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल भी बना दिया था। मतलब कि इनकी ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी, इनका शासन प्रशासन इतना अच्छा हो चुका था, अंग्रेजी भी इनसे काफ़ी खुश हो गए थे ये सब चीज़ें देख के। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? नरेंद्र शाह को गढ़वाली फौजों का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया था। तो क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश सरकार ने किस परमार शासक को गढ़वाली फौजों का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया था? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र शाह को बना दिया गया था। फिर देखिए नरेंद्र शाह की न्याय व्यवस्था की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आज का चैप्टर हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि देखिए चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा इसको तेज ही पढ़ेंगे। देखिए न्याय सुविधा के लिए राजा ने क्या किया था? परगनों में परगना अधिकारी नियुक्त किए थे। मतलब हर तरीके से नरेंद्र शाह ने क्या किया था? अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर तरीके से इन्होंने प्रयास किया हुआ था। नरेंद्र शाह ने राज्य में सिविल एंड सेशन जज का न्यायालय स्थापित किया था। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नरेंद्र शाह ने सिविल एंड सेशन जज का न्यायालय कब स्थापित किया था? 1938 ईस्वी में इन्होंने इसको स्थापित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1938 डेट आपको याद रखनी दोस्तों, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक हो गया। फिर नरेंद्र शाह के समय छोटे न्यायालयों की अपीलें चीफ कोर्ट में तथा चीफ कोर्ट की अपीलें हजूर कोर्ट में होती थी, जहाँ राजा स्वविवेक से कार्य करता था। देखिए जब मैं आपको पढ़ा था, कीर्ति शाह पढ़ा रहा था, प्रताप शाह पढ़ा रहा था, तो प्रताप शाह ने क्या किया था? न्यायालयों की स्थापना की थी। उसके बाद कीर्ति शाह आते हैं, कीर्ति शाह ने उसको चीफ कोर्ट के नाम से जाना गया था वहाँ से, लेकिन अब यहाँ से हजूर कोर्ट के नाम से इसको प्रमुखता मिली थी। हजूर कोर्ट के नाम से ही इसको यहाँ से जाना जाने लगा था। तो यहाँ से दोस्तों देखिए क्या होता है, नरेंद्र शाह के समय में क्या होता, छोटे न्यायालयों की अपीलें चीफ कोर्ट में तथा चीफ कोर्ट की अपीलें हजूर कोर्ट में होती थी, और राजा यहाँ पर स्वविवेक से यहाँ पर कार्य करता था, मतलब कि अपनी ही मर्जी से वहाँ पर कार्य करता था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ को आप ये समझ लिया कीजिए, जैसे देखिए प्रताप शाह ने जैसे क्या कहते हैं न्यायालय की स्थापना की थी, उस न्यायालय जो प्रताप शाह ने स्थापना की थी, कीर्ति शाह के समय में वह चीफ कोर्ट हो गया, और फिर नरेंद्र शाह के समय वो हजूर कोर्ट हो जाता। तो इन चीज़ों को आप समझिए, फैक्ट को समझिए, इन चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके इन चीज़ों को समझिए। रटने से कुछ नहीं होता है, चीज़ों को समझिए तब आप उसको बेटर समझ पाएंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए प्रशासन में सुधार की दृष्टि से नरेंद्र शाह के शासनकाल में क्या होता है? टिहरी राज्य अनेक भारतीय देशी राज्यों से आगे था। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं प्रशासन में सुधार की दृष्टि से नरेंद्र शाह के शासनकाल में टिहरी राज्य अनेक भारतीय देशी राज्यों से आगे था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र शाह ने कितने ज़्यादा प्रयास किए थे अपने राज्य में प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए। फिर देखिए नरेंद्र शाह ने 1924 ईस्वी में यूरोप की यात्रा की। इनकी अनुपस्थिति में राजमाता गुलेरिया के परामर्श से राजकाज चलता था। देखिए जब मैं आपको कीर्ति शाह पढ़ा रहा था, जब कीर्ति शाह ने सन 1900 ईस्वी में जिस समय यूरोप की यात्रा की थी, उस समय भी प्रशासन का दायित्व किसने संभाला था? राजमाता गुलेरिया ने। फिर 1924 में देखिए यहाँ पर कौन फिर से नरेंद्र शाह यूरोप की यात्रा करते हैं और राजमाता गुलेरिया प्रशासन का दायित्व यहाँ पर भी संभाल रही हैं। तो क्वेश्चन बनता है नरेंद्र शाह ने जब 1924 ईस्वी में यूरोप की यात्रा की थी, इनकी अनुपस्थिति में राजकाज किसने चलाया था? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजमाता गुलेरिया ने। चलिए ठीक हो गया। नरेंद्र शाह ने 1924 से लेकर 1942 ईस्वी तक अनेक विदेश यात्राएं की थी। मैंने आपको बताया था ना कि इनको काफ़ी शौक था विदेश यात्राओं में जाने का।
तो देखिए नरेंद्र साहब पूर्णतः सुशिक्षित और सुयोग्य व्यक्ति थे और अच्छी सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने राजकाज को बड़े सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया था, लेकिन वो कुछ अपनी उनकी आदतें थी उनसे मजबूर थे जैसे, परंतु अब मजबूर थे अपनी आदतों और शौकों तथा सामंती परंपराओं से। वो जब यात्राएं करते थे दोस्तों, यात्राएं करेंगे तो वहाँ खर्चे तो होंगे ही, तो इन यात्राओं में अपने शौकों में समय लगा, धन व्यय हुआ। और जैसे कि जब वो यात्राएं करते थे उस समय यहाँ पर किसी का शासन प्रशासन नहीं होता था, कोई राजा जब नहीं होगा राज्य में, तो राज्य कर्मचारियों की मनमर्जी बढ़ने लग गई थी। तो इस कारण से क्या होता, प्रजा के दुख दर्द को सुनने का इसमें समय नहीं मिल पाया था। अब देखिए उस समय क्या होता है, जब राजाओं की जो नरेंद्र शाह की जब इतनी विदेश यात्राएं होती हैं तो उससे क्या नुकसान होते हैं, उसी के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। हालांकि जब ये कोई विदेश यात्रा करते थे, वहाँ जो भी अच्छी चीज़ें पाते थे, किसी राज्य में अच्छी चीज़ें देखा करते थे, तो उसको अपने राज्य में अप्लाई करते थे और अपने राज्य में सुधार करने का उसको प्रयास करते थे। लेकिन इनकी अनुपस्थिति में क्या होता है, राज कर्मचारी अपनी मनमानी करने लग गए थे, तो उन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों क्या होता है, नरेंद्र शाह के शासनकाल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो कि इनके शासनकाल की कलंकित घटनाएं इनको कहा गया है, बहुत ही कलंक वाली घटनाएं इनको कहा गया है। अब वो घटनाएं क्या हैं उनके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से हम लोग इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दो घटनाएं हैं। पहले हम लोग एक पहली घटना के बारे में पढ़ते हैं जिसको रवाई कांड या तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। रवाई कांड या तिलाड़ी कांड, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, रवाई कांड या फिर तिलाड़ी कांड किस समय हुआ था। डेट हो जाएगी 30 मई 1930 को। ये एक दोस्तों एग्जाम में पूछ ली भी गई है और आगे भी पूछी जाएगी कि रवाई कांड या फिर कह सकते हैं तिलाड़ी कांड कब हुआ था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 30 मई 1930 को हुआ था। अगर हम लोग बात करें रवाई कांड या तिलाड़ी कांड के समय परमार वंश का जो शासक था वो कौन था, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह इस समय शासक हुआ करता था टिहरी का। चलिए ठीक हो गया। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस मतलब जो ये मतलब रवाई कांड तिलाड़ी कांड हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बारे में सबसे पहले कि मतलब कारण क्या थे जिस कारण से यह कांड हुआ था। देखिए 1927-28 में हुई वन व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीणों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए और रवाई जौनपुर के कृषकों ने अपने परंपरागत अधिकारों को यथावत रखने के लिए विद्रोह कर दिया और जो नियम बनाए गए थे 1927-28 में, उन नियमों को तोड़ दिया। अब देखिए जो ये वन व्यवस्था थी, इस वन व्यवस्था में क्या कहा गया था, जो किसानों की भूमि थी उनको भी वन भूमि में शामिल कर लिया गया था। मतलब शामिल करने का ऐसा उसमें प्रस्ताव रखा गया था। मतलब जो वन भूमि रहेगी उसमें क्या करेंगे, किसानों की भूमि को भी ये लोग शामिल करने की बात कर रहे थे। तो देखिए किसानों की भूमि अगर वन भूमि में शामिल हो जाएगी तो किसान क्या खाएंगे। तो देखिए जब कोई घटना होती है तो क्या होता है, इतना बड़ा डिसीजन अगर कहीं ले लिया जाता है तो आंदोलन होना तो लाजिमी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं रवाई कांड होने का या तिलाड़ी कांड होने का मुख्य कारण क्या था, किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल करना। तो जैसे कि कृषकों को अपने परंपरागत अधिकार इसमें छिन गए थे, तो उनको यथावत रखने के लिए इन्होंने विद्रोह कर दिया और जो नियम बनाए गए थे उन नियमों को तोड़ दिया। देखिए इस व्यवस्था में के खिलाफ रवाई की जनता ने आजाद पंचायती घोषणा कर विद्रोह कर दिया। किसकी, आज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जब रवाई कांड हुआ था तो रवाई कांड के समय टिहरी की जनता ने क्या किया था, आजाद पंचायत की घोषणा की थी। मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। आजाद आजाद पंचायत की इन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी दोस्तों। और उसको जैसे ही इन्होंने घोषणा की आजाद पंचायत की, और विद्रोह करना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, अब इस विद्रोह में क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से ये समझना है, एक चीज़ अभी जानेंगे। देखिए हम लोग बढ़ते हैं पहले आगे। देखिए 30 मई 1930 को नरेंद्र शाह के एक दीवान, देखिए सबसे पहले हम लोग चक्रधर जुयाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो यह चक्रधर जुयाल था यह नरेंद्र शाह का एक दीवान था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि चक्रधर जुयाल किस परमार शासक का दीवान था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये था नरेंद्र शाह का। अगर हम लोग बात करते हैं इसको दीवान का पद कब मिला था, तो 1929 ईस्वी को इसको दीवान का पद प्रदान किया गया था। किसको, चक्रधर जुयाल को। तब देखिए जब जिस समय क्या होता है, वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया था, तो 30 मई 1930 को नरेंद्र शाह के दीवान चक्रधर जुयाल ने गोलियां चलवा दी थी। मतलब कि जो तिलाड़ी का जो मैदान था, उस तिलाड़ी के मैदान में क्या हुआ था, वहाँ की जनता एकत्रित हुई थी, आंदोलन कर रही थी। तो वहाँ पर चक्रधर जुयाल पहुँच जाता है अपने सैनिकों के साथ, और जो वहाँ पर लोग होते हैं, जो कृषक होते हैं, जो वहाँ पर जनता होती है, उस पर गोलियां जो है चलवा देता है, जिससे कई आंदोलनकारी शहीद हो जाते हैं। सैकड़ों आंदोलनकारी इसमें शहीद हो गए थे। तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा ने तो यही कहा है कि 17 आंदोलनकारी शहीद हुए थे, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सैकड़ों इसमें जो थे, जो आंदोलनकारी थे वो शहीद हो गए थे। देखिए
तो दोस्तों ये डेट आपको याद रखनी है, 30 मई 1930 को नरेंद्र शाह के दीवान ने यह गोलियां चलवाई थी। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि तिलाड़ी कांड में जो गोलियां चलाने का आदेश दिया था वो किसने दिया था? दीवान चक्रधर जुयाल ने ही यह आदेश दिया हुआ था। फिर देखिए एक क्वेश्चन और समझेंगे, तिलाड़ी का जो जहाँ पर तिलाड़ी में जो है आंदोलन चल रहा था, या फिर कह सकते हैं कि जो तिलाड़ी कांड हुआ था यह किस नदी के किनारे था? तो यह यमुना नदी के किनारे था। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तिलाड़ी 30 मई 1930 ईस्वी को तिलाड़ी कांड जो हुआ था वो किस नदी के किनारे स्थित था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यमुना नदी के किनारे स्थित था। और टिहरी में यह कांड हुआ था। या तिलाड़ी के हैं, या टिहरी, या तिलाड़ी के हैं, या फिर रवाई का हैं, यह कहाँ पर स्थित हैं? टिहरी में स्थित हैं। और जो तिलाड़ी कांड हुआ था ये यमुना नदी के किनारे पर हुआ था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला कांड भी कहते हैं। देखिए जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसमें भी ऐसी हुआ था। जनरल डायर ने क्या किया था? गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। सेम देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। चक्रधर जुयाल ने क्या किया? गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। तो अगर क्वेश्चन बने कि उत्तराखंड का जलियांवाला कांड किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जो 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था उसी को ही उत्तराखंड का जलियांवाला कांड कहा जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बनता है जैसे उपनाम से उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो उत्तराखंड का जनरल डायर कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा चक्रधर जुयाल। और उत्तराखंड का जलियांवाला कांड, तिलाड़ी कांड जो हुआ था 30 मई 1930 को, किसके समय में हुआ था? नरेंद्र शाह के समय में हुआ था। दीवान चक्रधर जुयाल ने इसमें गोलियां चलवाई थी। चलिए ठीक हो गया। तो जब देखिए 30 मई 1930 को यह कांड हुआ था तो इसी की स्मृति में यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर? रवाई क्षेत्र टिहरी में 30 मई को ही शहीद दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है रवाई क्षेत्र टिहरी में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 30 मई को। या फिर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि तिलाड़ी कांड की याद में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 30 मई को। ये आपको यमुना नदी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो तिलाड़ी का मैदान है वह यमुना नदी के ही किनारे पर स्थित है। चलिए ठीक हो गया। अब देखिए 30 मई 1930 ईस्वी को जब ये सारी घटनाएं हुई थी, चक्रधर जुयाल ने गोलियां चलवा दी थी, इतने सारे कांड हो गए थे, इस समय नरेंद्र शाह अपने राज्य में थे ही नहीं। अगर नरेंद्र शाह अपने राज्य में होते तो इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। देखिए इस घटना के समय नरेंद्र शाह स्वास्थ्य लाभ हेतु यूरोप की यात्रा पर थे। अपना कुछ इलाज करवाने वह गए होंगे यूरोप में, तथा घटना को सुनकर राजा शीघ्र ही टिहरी पहुंच गए थे। मतलब कि अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए दोस्तों कि तिलाड़ी कांड के समय नरेंद्र शाह किस जगह पर थे, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यह यूरोप के दौरे पर थे, स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु यूरोप गए हुए थे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तिलाड़ी कांड के समय नरेंद्र शाह कहाँ थे? तो वह कहाँ थे? यूरोप में। जब राजा को यह खबर लगती है तो वो शीघ्र ही सुनते हैं और मतलब घटना को सुनते हैं और शीघ्र ही टिहरी पहुंच जाते हैं। नरेंद्र शाह ने रवाई कांड की जांच के लिए एक समिति बनवाई थी। अब देखिए जब इतने सारे कांड हो गए हैं, आपको क्या लगता है टिहरी की जनता चुप बैठेगी? बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। तो देखिए लोगों को में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। लोगों में मतलब बहुत ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ था नरेंद्र शाह के लिए, क्योंकि हुआ तो नरेंद्र शाह के समय में ही है। राजा तो नरेंद्र शाह ही है ना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नरेंद्र शाह इसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो देखिए राजा ने रवाई जौनपुर के ग्रामीणों को, मतलब इन्होंने क्या किया था, रवाई जौनपुर के जो ग्रामीण थे उनको क्या किया था? उनको मना लिया। देखिए तो उसने थोड़ा मिस्टेक हो गया। राजा ने रवाई जौनपुर के ग्रामीणों को मना लिया, मतलब कि मना लिया था इनको। अब देखिए क्या हुआ था कि यहाँ पर जैसे कि कांड हुआ था, उसके बाद क्या होता है, वन अधिकारों से ग्रामीणों को वंचित कर दिया गया था। उसके बाद ग्रामीण क्या करते हैं, अपने कुछ मांगे रखते हैं यहाँ पर, और उस मांगों को क्या करते हैं, राजा ने क्या किया था, उन मांगों को मान लिया था। क्योंकि जो प्रजा थी वहाँ काफ़ी क्रोधित हो चुकी थी, तो उन लोगों को शांत करने के लिए जो वहाँ की प्रजा ने मांगे रखी थी राजा के समक्ष, उन मांगों को मान लिया गया। तो ग्रामीणों की जो मांग थी उनको मान लिया गया। यहाँ पर दोस्तों राजा ने रवाई जौनपुर के ग्रामीणों की जो उनकी मांग थी उनको मान लिया। फिर देखिए स्थानीय त्योहार जैसे मौड़ था उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया होगा पहले, तो उसमें प्रतिबंध हटा दिया गया। और सांवड़ी शेर जो कि घीकर था इसको भी वापस ले लिया गया था। दोस्तों पहले क्वेश्चन यही हो गया कि टिहरी गढ़वाल में सांवड़ी शेर क्या था, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, घीकर था। और दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्थानीय त्योहार मौड़ से प्रतिबंध कब हटाया गया, किस परमार शासक के समय में हटाया गया, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह के समय में यह हटाया गया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो पहली तो हमारी घटना हो गई थी नरेंद्र शाह के समय में,
जो हम कह सकते हैं कलंकित घटना वो हो गई थी रवाई कांड, क्योंकि इतनी जब बेकार घटना जब किसी राजा के समय में होती है, जिस राजा ने इतने अच्छे काम किए हो, जो राजा प्रजा को इतना पसंद हो, अगर उसके शासनकाल में ऐसी घटना हो जा रही है, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, निर्दोष लोगों को भी जो अपने हक की मांग कर रहे हैं उनको ही अगर मौत के घाट उतार दिया है, तो ये इसको कलंक की घटना ही कहा जाएगा। फिर देखिए दूसरी घटना क्या थी, प्रजामंडल शाखाओं की स्थापना। देखिए 1938 ईस्वी के उपरांत राज्य से बाहरी नगरों में टिहरी राज्य के जागरूक युवाओं को द्वारा प्रजामंडल शाखाओं की स्थापना प्रमुख घटना थी। मतलब कि उसमें प्रजामंडल शाखाओं की स्थापना की जा रही थी, उसी से संबंधित यह दूसरी घटना थी जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इस घटना में हुआ क्या था, इस प्रजामंडल की प्रमुख मांग उत्तरदायी शासन की स्थापना थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बनता भी है कि टिहरी में प्रजामंडल शाखा थी, उसकी जो मांग थी वो क्या थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही प्रजामंडल की मांग थी। चलिए ठीक हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे कि टिहरी में प्रजामंडल की क्या मांग थी, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही प्रजामंडल की मांग थी। क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए 1938 में श्रीदेव सुमन ने इसमें प्रवेश कर लिया और इसके इन्हीं के प्रवेश से प्रजामंडल को एक नवीन जीवन मिला। मतलब कि उस समय ये होंगे काफ़ी मतलब चर्चित व्यक्ति होंगे, जब ये इन्होंने प्रजामंडल में प्रवेश किया तो उसको भी एक नई ऊर्जा मिली, प्रजामंडल को भी। तथा 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। दोस्तों अगर आप किसी बुक में पढ़ते हैं, कहीं पर आपको इसका 1939 मिलता है, किसी बुक में आपको इसका उत्तर 1938 मिलता है। तो दोस्तों ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वैसे मैं अगली वाली वीडियो में इसका सही उत्तर बता दूंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोगों को इसका सही उत्तर पता है। वैसे मैं अगली जब मैं वीडियो पढ़ाऊंगा तब उस वाली वीडियो में इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। 1939 इसका सही उत्तर होना चाहिए या फिर 1938 इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैंने अभी देखी कुछ चीज़ आपसे पूछता नहीं हूँ, आज आपके लिए एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको भी परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इसका सही उत्तर पता है या फिर आज आप भी इसमें कंफ्यूज हैं। तो देखिए ये तो आपको पता ही लग गया कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, वो की थी श्रीदेव सुमन ने। अब 1938 में की है, 1939 में की है, ये तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको नीचे कमेंट में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। फिर देखिए 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। अब ये राजद्रोह का इन पर मुकदमा चलाया क्यों गया, क्योंकि एक ही ऐसे प्रजामंडल में जब ये शामिल हुए थे तो ये भी मतलब वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी। तो इन लोगों को डर था अगर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, यहाँ पर प्रजामंडल की मांगें अगर यहाँ पर मान ली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाएगी। तो यहाँ के जो राज कर देखिए इस समय भी जो नरेंद्र शाह हैं वो टिहरी पर नहीं है, ध्यान रखेंगे इस समय भी वो टिहरी पर नहीं है। तो जो वहाँ के राज कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया और उनको जेल में डाल दिया। कब की घटना है, ये घटना है 21 फरवरी 1944 को। अगर हम बात करते हैं कि श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया, तो 21 फरवरी 1944 ईस्वी को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। 29 फरवरी 1944 को उन्होंने जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से अनशन कर दिया। मतलब कि उनका दुर्व्यवहार जैसे कि श्रीदेव सुमन के लिए चल रहा होगा, उसी के विरोध में उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। अब देखिए जब यहाँ पर अनशन शुरू करते हैं, ये अपनी कुछ मांगे रखते हैं। अपनी मांग क्या रखते हैं कि सबसे पहले तो ये कहते हैं कि मुझे जो भी मेरी अपील है, जो भी मेरी बातें हैं, जो भी मेरे न्याय से संबंधित जो भी बातें हैं, वो राजा स्वयं आकर सुनेंगे। दूसरी मांग क्या रखते हैं कि प्रजामंडल जो है उसको मान्यता प्रदान की जाए। लेकिन क्या होता है, काफ़ी दिन बीत जाते हैं, कोई इनको उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कोई उत्तर न मिलने पर 3 मई 1944 को श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। मतलब अभी तक तो अनशन ही शुरू किया था, अब इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया तथा 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को वो शहीद हो गए। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे, 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। अगर क्वेश्चन ये बनता है श्रीदेव सुमन ने अपना आमरण अनशन कब से शुरू किया था, तो 3 मई 1944 से शुरू किया था। अगर क्वेश्चन ये बने कि श्रीदेव सुमन कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए थे, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हुए थे। और देखिए केस लड़ने के लिए इनको कोई वकील तक नहीं दिया गया उससे, मतलब ये भी कहा गया कि आपको कोई भी वकील नहीं दिया जाएगा। तो बहुत सारी मतलब इसमें घटनाएं ऐसी हुई थी। हालांकि इसके बारे में हम लोग तब भी चर्चा करेंगे जब हम प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, उत्तराखंड के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस घटना से कुछ दिन पहले नरेंद्र शाह नरेंद्र मंडल की बैठक में भाग लेने बम्बई चले गए थे, किंतु स्पष्ट रूप से यह आदेश दे गए थे कि सुमन जी को मुक्त कर दिया जाए। देखिए
ये श्रीदेव सुमन को तो मुक्त करने का आदेश नरेंद्र शाह ने दे रखा था, लेकिन राज्य कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया। उनके जो आदेश दिया था उसकी अवहेलना वहां पर की गई है। फिर देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि श्रीदेव सुमन जब शहीद हुए थे उस दौरान या फिर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, उस दौरान क्या था कि जो नरेंद्र शाह थे वो कहाँ पर थे उस समय, ये बम्बई में थे। तो ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। श्रीदेव सुमन के शहीद होने के समय पर नरेंद्र शाह कहाँ थे, ये थे बम्बई में। तो देखिए 25 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है श्रीदेव सुमन की याद में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि शहीद दिवस श्रीदेव सुमन की याद में शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 25 जुलाई को यह मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें राजा का तो कुछ दोष है ही नहीं। राजा तो कहे गए थे भाई इनको क्या करना, आप मुक्त कर दो। तो फिर एक देखिए देहरादून से एक परमाण एक प्रकार एक वो था पत्र प्रकाशित होता था, गढ़वाली पत्रिका। उसमें भी राज्य कर्मचारियों को ही रवाई कांड का उत्तरदायी बताया गया है। और जो भी ये कांड ये श्रीदेव सुमन वाला हुआ है, इसमें भी जो राज्य कर्मचारी हैं उन्हीं को ही इसका दोषी बताया गया है, क्योंकि इस दौरान श्रीदेव सुमन तो राज्य में थे ही नहीं। फिर देखिए श्रीदेव सुमन ने 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जो भी बाद में हिमालय संघ के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन बनता है कि श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की, 1938 में। गणदेश सेवा संघ को वर्तमान मतलब बाद में किस नाम से जाना गया, हिमालय सेवा संघ के नाम से इसको जाना गया था। फिर देखिए नरेंद्र शाह ने 1923 में टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय का निर्माण कराया था। और देखिए पहली बार राज्य में टिहरी में आयुर्वेदिक अस्पताल भी इन्होंने ही खोले थे। तो क्वेश्चन बनता है किस परमार शासक ने टिहरी में आयुर्वेदिक अस्पताल खोले थे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह ने ही टिहरी में सर्वप्रथम आयुर्वेदिक अस्पताल खोले थे। और 1923 में टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय का निर्माण भी कराया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए नरेंद्र शाह ने मध्यकालीन शासक शेर शाह की तरह सड़क निर्माण में भी रुचि ली थी। तो क्वेश्चन बनता है किस परमार शासक ने शेर शाह की तरह सड़क निर्माण में रुचि ली थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह ने। देखिए नरेंद्र शाह की तुलना यहाँ पर शेर शाह से की जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि नरेंद्र शाह ने भी अपने राज्य में कई सड़कों का निर्माण कराया था। फिर देखिए स्वास्थ्य अच्छा न रहने पर नरेंद्र शाह ने पुत्र मानवेंद्र शाह के लिए सिंहासन त्याग दिया। कब त्यागा था, 26 मई 1946 को मानवेंद्र शाह गद्दी पर बैठ गए थे। और 26 मई 1946 से ही नरेंद्र शाह ने क्या किया था, जो राज्य सिंहासन था उसको त्याग कर दिया। और 26 मई 1946 को मानवेंद्र शाह गद्दी पर बैठ गए हैं, जो कि अगले राजा हैं जिनको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं नरेंद्र शाह के पुत्रों की, तो एक थे मानवेंद्र शाह, दूसरे थे शार्दुल विक्रम शाह। मानवेंद्र शाह इनकी माता का नाम था इंदुमती, और शार्दुल विक्रम शाह इनकी माता का नाम था कमलेंदुमती। फिर देखिए 22 सितंबर 1950 को एक कार दुर्घटना में नरेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन बनता है किस परमार शासक की मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह की। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बनते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है परमार वंश का ऐसा शासक जिसकी कार दुर्घटना में मृत्यु हुई है वो हो जाएंगे नरेंद्र शाह। कब होगी, 22 सितंबर 1950 ईस्वी को। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया है नरेंद्र शाह के बारे में। अब हम अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानवेंद्र शाह के बारे में। 60 राजा हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे परमार शासकों की शासन प्रशासन व्यवस्था, उसके बाद हमारा परमार शासक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको नई नई अपडेट मिलती रहती हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।